नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग 8 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के पत्र पढ़े हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। आज हम इस वीडियो में निबंध पर चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा निबंध के हमने सिलेबस पर चर्चा की थी और हमने चर्चा की थी कि निबंध में कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हम निबंध शुरू कर रहे हैं। मैं निबंध के कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा जिसका प्रयोग आप अपने निबंध में आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है जो सिलेबस है उस सिलेबस में साहित्य से संबंधित एक ऐसे हर साल लगभग पूछा ही जाता है, चाहे वो 2017 का आरओ रहा हो या फिर 2016 का रहा हो या फिर 2021 का, या इससे पहले भी जो ऐसे पूछे गए हैं उनमें खंड का में जो खंड का वाला पोर्शन है उसमें आपको साहित्य से संबंधित ऐसे मिलेगा ही। इसका मतलब है कि अगर आप साहित्य पर ऐसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एक समस्या एक तरह से उसका समाधान हो जाएगा। और पीसीएस में भी इसी तरह से रहता है। पीसीएस में भी लगभग हर साल ऐसे पूछा ही जाता है। मैं तो जब से एग्ज़ाम दे रहा हूँ शायद एक साल ऐसा रहा है जिस बार साहित्य से संबंधित ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा गया। अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भी पूछा गया था, लेकिन और उसके अलावा हर बार साहित्य से संबंधित ऐसे पूछा ही जाता है। तो बहुत से लोग जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको समस्या होती है कि हम साहित्य से संबंधित ऐसे कैसे लिखें, तो उसको लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस पर ऐसे लिखना बहुत ही आसान है। इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। देखिए, साहित्य पर पहले तो आप ये समझें कि ऐसे किस तरह से पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य का संबंध समाज से कैसे है। एक सेकेंड, ये देखिए, साहित्य का संबंध पूछा जाएगा समाज से कैसे है। साहित्य का संबंध संस्कृति से, साहित्य और राजनीति को किसी तरह से जोड़कर पूछा गया होगा। साहित्य या नैतिक मूल्य, साहित्य का पर्यावरण, साहित्य का मनुष्यों से संबंध कैसे है, या और भी अन्य टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो मैं बेसिक आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा जिससे साहित्य पर कैसा भी ऐसे आपके सामने आएगा आप उसको लिखने में स्वयं को असहज महसूस नहीं करेंगे। आराम से आप ऐसे को लिख पाएंगे। ठीक है, तो साहित्य से संबंधित बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं। जैसे कि एक ये टॉपिक है कि साहित्य समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब है या पथ प्रदर्शक है। तो ये कैसे है इसको हम आगे समझेंगे। साहित्य से संबंधित कुछ ये लाइंस आप याद रखें कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, आदित्य मतलब सूर्य, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इन सबको आप अच्छे से लिख लें और रट लें। इन सबको आपको रट लेना है, बार बार लिख लिख कर देखें, पढ़ें इनको और रट लें। बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है उसी के संचित भंगर का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आवश्यकता अनुसार साहित्य में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि साहित्य क्या है। तो साहित्य के बारे में कहा जाता है साहित्यकर इति साहित्य। जो हितकर है वही साहित्य है, या फिर सा प्लस हित,
जो हित सहित है वही साहित्य है। तो आप चाहें तो इस लाइन से भी अपने एस्से की शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी एस्से की लाइन शुरुआत कर सकते हैं। और जिस तरह से आप जब ये लाइन लिखकर एस्से की शुरुआत करेंगे तो आप इसी को आगे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और बीच में बताएंगे कि साहित्य क्या है। ये सब कैसे करना है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए साहित्य होता क्या है, पहले आप इसको समझें। साहित्य सा प्लस हित, जो हित सहित है वो साहित्य है। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि जो हितकर है वही साहित्य है। अर्थात इसमें एक मुख्य चीज़ निकल कर आई है कि आखिर हित क्या है, किसके हित की बात कही जा रही है। तो हित क्या है? एक सकारात्मक, सुखद और लाभकारी अवधारणा को क्या कहा जा रहा है? हित कहा जा रहा है। हित किसका होगा? अगर हित की बात हो रही है यहाँ पर तो कुछ लोग लाभार्थी भी होंगे उसमें। तो हित किसका है? क्या ये हित व्यष्टि मूलक है या फिर ये हित समष्टि मूलक है? व्यष्टि मूलक का मतलब होगा कि वो हित केवल एक व्यक्ति तक सीमित है। समष्टि मूलक का अर्थ होगा कि ये हित सर्व समाज को अपने अंदर समाहित करता है। लेकिन व्यष्टि और समष्टि भी आपस में अंतर संबंधित हैं। व्यष्टि समष्टि अंतर संबंधित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्ति का हित होगा तो समाज का भी हित होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है। और पूरे समाज को अगर लाभ हो रहा है तो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भी लाभ होगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यष्टि मूलक और समष्टि मूलक हित अंतर संबंधित हैं। यहाँ पर हित के अंदर लोक मंगल की कामना को धारण किया गया होता है। मतलब ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो लोक मंगल की अवधारणा को अपने अंदर समाहित किए रहता है। किसका लोक मंगल? क्या केवल सजीवों का लोक मंगल या फिर निर्जीव लोग भी उसमें शामिल होंगे? अगर हम सजीव की बात करते हैं तो सजीव में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं उनको लिख सकते हैं आप, जैसे कि वृक्ष, जानवर, प्राणी, बैक्टीरिया, वायरस, सबको इसमें शामिल कर सकते हैं आप। निर्जीव नदी, घाटी, आकाश, जल, इन सब के हित की कामना साहित्य में छुपी होगी। अब साहित्य पर हमने बात की कि साहित्य को हमने जानने का प्रयास किया कि साहित्य क्या है, आखिर साहित्य का रूप क्या होता है, रूप क्या है साहित्य का। तो वो साहित्य कविता के रूप में हो सकता है, कहानी के रूप में हो सकता है, नाटक के रूप में हो सकता है, उपन्यास या फिर पत्र पत्रिका के रूप में हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी पुस्तकें साहित्य हैं? अब इनमें जो है हमें अंतर करना होगा। अंतर हम कैसे करेंगे? इसकी मूल्य परकता के आधार पर। मूल्य परकता अर्थात कि जो पुस्तकें जिनको हम साहित्य मान रहे हैं, क्या वो साहित्य केवल क्षणिक मनोरंजन प्रदान कर रहा है, केवल हास्य वाला है, या फिर ऐसा है जो अस्थायी है जिसको हम जल्दी भूल सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें किसी डॉक्यूमेंट में या किसी साहित्य को हम जिसको मान रहे हैं उसमें शामिल हैं तो उसको साहित्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि साहित्य क्षणिक नहीं होता है, साहित्य स्थायी होता है। क्योंकि जो इसका जो प्रभाव है वो आप पर स्थायी रूप से रहेगा। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है। मनोरंजन तो होता है लेकिन केवल मनोरंजन नहीं होता है। हो सकता है मनोरंजन के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी बात छिपी हो जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है या फिर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मनुष्य जो है भावनात्मक होता है और भावनात्मक रूप से साहित्य के द्वारा जुड़कर मनुष्य को उस उद्देश्य को समझाया जा सकता है साहित्य के द्वारा। साहित्य का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने भी कहा है कि उन्होंने बचपन में श्रवण कुमार व राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था जिसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, और गांधी जी ने बाद में सत्य को अपनाया और सत्य को अपनाते हुए उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक एक पुस्तक भी लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये सारा जो प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, ये सारा प्रभाव किस लिए पड़ा? साहित्य की वजह से पड़ा। अब बात आती है कि साहित्य का उद्गम आखिर होता कहाँ से है? तो साहित्य का उद्गम समाज से होता है, समाज के लिए ही होता है।
क्योंकि बहुत सारी बातें समाज से लेकर ही बनाई जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में मध्यस्थ की जो भूमिका निभाता है वो होता है रचनाकार या फिर निबंधकार, जिसने निबंध लिखा, जिसने रचना की, जिसने वो साहित्य लिखा या कविता, कहानी, उपन्यास जो भी है, जिसने भी उसकी रचना की है वो इस मध्यस्थता को निभाएगा। अब रचनाकार जब उसकी रचना करेगा किसी भी साहित्य, कहानी या उपन्यास की, तो रचनाकार का स्वयं का भी एक विवेक है, क्योंकि रचनाकार क्या है, अंतिम रूप से है तो एक व्यक्ति ही। तो रचनाकार का भी एक विवेक है अपना, उसकी भी अपनी एक सम्यक दृष्टि है। और जब ये साहित्य लिखेगा तो रचनाकार जितना उसके अंदर विवेक होगा, जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी, जितना वो चीज़ों को समझ पाएगा, उन सारी चीज़ों को उसमें समाहित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये एक मध्यस्थ जो व्यक्ति है, जो रचनाकार है, वो उसमें भूमिका निभाएगा। यहाँ पर हमने बताया आपको कि साहित्य क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आप साहित्य का ऐसे लिखते वक्त उसको आवश्यकता अनुसार शामिल करेंगे। अब साहित्य का अगर ऐसे आता है तो आप उसको कैसे लिखें। ठीक है, सबसे पहले आप एक प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना लिखने के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जिसमें एक मैं सबसे साधारण सा या आसान सा प्रकार आपको बताता हूँ। जैसे कि आप चाहें तो ये लाइन सबसे ऊपर लिखें, ये कोटेशन लिख लें आप कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। जब आपने ये लिखा, इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, ये बताते हैं अभी आपको। जब ये आपने लिखा तो वहाँ लिखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आप दिमाग में सोचें कि मैं किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ। हर व्यक्ति, अब देखिए जो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो समझा तो मैं अकेला व्यक्ति रहा हूँ और सब लोग मेरी जो बात कह रहा हूँ मैं उसको ही सुन रहे हैं सब लोग। लेकिन जब आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपके ऐसे में अलग अलग व्यक्ति के ऐसे में अलग अलग प्रकार के वेरिएशन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमने ये लिखा कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। तो ये लिखने के बाद हम जो है कुछ नीचे लाइन लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों से आभास होता है कि किसी भी देश को जीवंत दिखने के लिए साहित्य का होना आवश्यक है। अर्थात साहित्य किसी भी देश के लिए प्राणवायु के समान होता है। ठीक है, ये हमने लिखने का प्रयास किया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हम चीज़ और यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर हमने साहित्य की तुलना आदित्य से की है। ठीक है, किससे की है? आदित्य से की है। साहित्य की तुलना आदित्य से करने पर साहित्य की महत्ता दिखाई देती है, क्योंकि आदित्य पूरी दुनिया को प्रकाश प्रदान करता है। अब साहित्य की इतनी महत्ता जानने के बाद ये कौतूहल का विषय बन जाता है कि साहित्य क्या है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे खुद से प्रश्न किया कि साहित्य क्या है।
इसको बोलते हैं हम संवाद शैली, जो निबंध में प्रयोग की जाने वाली बहुत ही पॉपुलर शैली है, जिसको हम बोलेंगे संवाद शैली। ठीक है, कि आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है। जब आप इतनी बातें लिखेंगे तो इतनी बात लिखने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि साहित्यकर इति साहित्य, जो हितकर है वही साहित्य है। फिर हम बताएंगे हित क्या होता है, हित किसका होता है, व्यष्टि, समष्टि, लोकमंगल, सजीव, निर्जीव, रूप क्या है साहित्य का। इन सारी चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साहित्य का उद्गम कहाँ से होता है, समाज से, समाज के लिए कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो इन सारी चीज़ों को हम साहित्य में शामिल करेंगे। अब हमें देखना क्या है इसमें, अगर साहित्य का संबंध समाज से पूछा गया है तो साहित्य को डिफाइन करने के बाद अब हम लिखेंगे वहाँ पर समाज को, कि ये समाज से कैसे जुड़ा है, मनोरंजन के रूप में जुड़ा हुआ है या प्रेरणा भी प्रोवाइड करवा रहा है। साहित्य समाज में फैली हुई विकृतियों को कैसे पहचानता है और विकृतियों को पहचानने के बाद उनको दूर करके सद्वृत्तियाँ कैसे स्थापित करता है। तो ये सारी चीज़ें हम साहित्य के ऐसे में समाज से जोड़ते हुए लिखेंगे। अब अगर ये बातें सही हैं तो इनकी पुष्टि करना आवश्यक है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा हमें इसकी पुष्टि करने के लिए। पुष्टि कैसे करेंगे, अन्य विषयों से करेंगे, जैसे कि इतिहास, जीव विज्ञान या अन्य बाजारू पुस्तक। अब क्या ये अन्य पुस्तकें जैसे कि इतिहास से संबंधित हो, जीव विज्ञान, बाजारू पुस्तक या कोई भी और अन्य विषयों की पुस्तकें हैं, क्या वो समाज की विकृतियों को पहचान के सद्वृत्तियों को स्थापित करती हैं? अगर वो ऐसा कर रही हैं तो क्या है, वो साहित्य है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि साहित्य क्या करता है, समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियाँ दिखाता है, जिससे कि लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं और उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि साहित्य लिखने वाला व्यक्ति समाज से ही जुड़ा होता है, उस समाज का ही एक अंग होता है। अब समाज में होने वाली बहुत सारी चीज़ों को वो भी देख रहा है, तो उसने अपने साहित्य में उसको शामिल किया, जिससे कि अन्य लोगों ने भी उसको पढ़ा और वो अलग अलग लोगों तक पहुंचा, जिससे कि उन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर आगे आप इसको जोड़ते जा सकते हैं। अब देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है या प्रतिबिंब है, इस तरह का भी कभी कभी ऐसे लिखने के लिए मिलते हैं। अब ये भी देखिए, ऐसे आसान है, हमने साहित्य क्या है ये इतना सारा यहाँ पर पढ़ा, यही सब आपको पहले लिखना है साहित्य में, यही सब। इसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें सारा, ये कंटेंट ये वाला, क्योंकि ये आपको हर जगह साहित्य में यूज करना ही है। अब यहाँ पे पूछ लिया गया कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो आप पहले साहित्य को डिफाइन करें, इसी में आपके 1.5 से 2 पेज भर जाएंगे। फिर आप समाज को बताएं। अब देखिए, हमें बताना है कि ये दर्पण है या प्रतिबिंब है। तो दर्पण है या प्रतिबिंब बताने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, और दर्पण से फिर साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसका जो है हम कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, और जिसके साथ में इसकी ज़्यादा समानता होगी उसी को हम अंत में कह सकते हैं कि साहित्य दर्पण है या फिर साहित्य प्रतिबिंब है। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि समाज क्या है। समाज क्या है? समाज मानवों का समूह है जिनके बीच में विनिमयपूर्ण संबंध होते हैं। विनिमयपूर्ण अर्थात एक चीज़ किसी व्यक्ति से लेते हैं और दूसरी चीज़ एक व्यक्ति को देते हैं, इसको विनिमयपूर्ण संबंध बोलते हैं। इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, भौतिक पक्ष और मानसिक पक्ष। अब देखिए, भौतिक पक्ष और मानसिक पक्ष में क्या डिफरेंस है। भौतिक का मतलब है किसी को मकान देना, ज़मीन देना, द्रव्य, धन, पैसा, ये सब चीज़ें देना जो कि अस्थायी होती हैं। मानसिक को हम कहेंगे मूल्यों का हस्तांतरण, विश्वास का हस्तांतरण, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, जो कि अस्थायी नहीं होती है, स्थायी रूप से मनुष्य में समाहित हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। अब पहले दर्पण की कुछ विशेषताएं देख लें,
फिर हम प्रतिबिंब की विशेषताएं देख लें, फिर हम देखेंगे कि साहित्य इन सारी चीज़ों पर खरा उतर रहा है या नहीं। तो दर्पण, किसी भी दृश्य के प्रति दर्पण जो है अपरिवर्तित रहता है, अर्थात आप जैसे हैं आप दर्पण में वैसे ही दिखाई देंगे। आपने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो ब्लू दिखाई देंगे, रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो रेड कलर के कपड़े दिखाई देंगे। मतलब ये हुआ कि वो आपको हूबहू या फिर यथावत दिखाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दृश्यों का लघु रूपण करता है, अर्थात जितना बड़ा दृश्य है ज़रूरी नहीं है वो उसको उतना ही बड़ा करके दिखाए, उससे छोटा रूप उसका दर्पण में आपको दिखाई देगा। दर्पण पूरी तरह वस्तुनिष्ठ व्यवहार करता है। वस्तुनिष्ठ मतलब जैसे आप हैं उसी को दिखाने का प्रयास ये करेगा। जैसे कि आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, लाल रंग के, ब्लू कलर के, आप किस तरह के दिखते हैं, आपके बाल किस साइड में हैं, वो सब आपको वैसे ही दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ये संवेदना शून्य व्यवहार करता है। ये पुष्प तो दिखाएगा लेकिन सुगंध नहीं दिखाएगा। आपने कोई परफ्यूम लगा रखा है और आप दर्पण के सामने जाएंगे तो ये आपको तो दिखाएगा लेकिन उस परफ्यूम की सुगंध को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये दर्पण की क्या है, विशेषताएं हैं। प्रतिबिंब की बात करते हैं हम। अब प्रतिबिंब जो होता है वो दृश्य को यथावत नहीं दिखाता, ये उसका अक्स मात्र दिखाता है। जैसे कि आपने परछाई में देखा होगा, परछाई में जब आप अपने आप को देखेंगे, चाहे आपने लाल कपड़े पहन रखे हो, नीले कपड़े पहन रखे हो या किसी भी कलर के कपड़े पहन रखे हो, आपको जो परछाई है आपकी, जो आपका प्रतिबिंब है वो काले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, मतलब केवल अक्स मात्र दिखाएगा, वस्तु का रंग ये नहीं दिखा सकता। ये उस दृश्य का, उस अक्स का लघु रूपण भी कर सकता है और व्यापक बढ़ा भी कर सकता है। कैसे? जैसे कि आप में मॉर्निंग में आप अपनी परछाई को देखें तो आपकी परछाई आपकी लंबाई से ज़्यादा दिखाई देगी। दोपहर के समय परछाई लंबाई से कम दिखाई देगी क्योंकि सूरज उस समय सीधे ऊपर होता है, सीध में होता है, सिर के ऊपर होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो समय के सापेक्ष व्यवहार करता है, समय कैसा है उसके हिसाब से व्यवहार करता है। ये भी संवेदना शून्य व्यवहार करता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि साहित्य दर्पण की तरह व्यवहार करता है या नहीं करता है। अब देखिए, प्राचीन काल में बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। ठीक है, हमें तो केवल वो घटनाएं पता हैं जो हमने पढ़ी हैं, अर्थात जो किताबों में लिखी हुई हैं, जो साहित्य में लिखी हैं, वही तो पता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि केवल इतनी घटनाएं घटी होंगी, बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी। तो अनेक घटनाएं घटी हैं प्राचीन काल में। उन सारी घटनाओं का यथावत वर्णन नहीं किया गया है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। क्योंकि बताया जाता है कि रामायण काल में जौहर प्रथा, सती प्रथा थी, लेकिन उसका उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि साहित्य में बहुत सारी चीज़ों का लघु रूपण कर दिया गया। दर्पण, जैसे कि हमने देखा अभी, कि वस्तुओं को यथावत दिखाता है, लेकिन साहित्य में घटना यथावत नहीं दिखाई जाएंगी, उसका बदला हुआ रूप दिखेगा। इस बिंदु पर हम ये कह सकते हैं कि साहित्य दर्पण नहीं बल्कि प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। क्या साहित्य का लघु रूपण होता है? तो किसी कालखंड घटना को पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता। अभी हमने यही बात की कि किसी भी कालखंड में बहुत सारी घटनाएं होंगी और उस एक घटना में भी बहुत सारी बातें होंगी, तो ज़रूरी नहीं है उस एक घटना को ये पूरा दिखाएगा, हो सकता है उसका कुछ अंश मात्र दिखाया जाए। तो यहाँ हमें पता लगता है कि ये लघु रूपण करता है। क्या साहित्य व्यापक रूप भी करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि बहुत सारे दृश्य या बहुत सारी घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर भी साहित्य में कही जाती हैं। इस बिंदु पर हम ये कह सकते हैं हम कि साहित्य जो है आंशिक रूप से दर्पण और आंशिक रूप से प्रतिबिंब कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखा देना, फैक्ट बिल्कुल प्रस्तुत करना, कुछ भी अपनी साइड से ना मिलाना, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पूरे समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नमूना भी लेंगे, थोड़ा सा सैंपल भी लेंगे, तो वो थोड़ा सा सैंपल भी खारा ही होगा। इसी तरह समाज में बुराइयां या अच्छाइयां होती ही हैं। अब वो समाज में बुराइयां अच्छाइयां अगर होंगी तो वो व्यक्ति में भी अवश्य आ जाएंगी।
अब चूंकि जो रचनाकार है वो एक व्यक्ति ही है, एक समाज का हिस्सा है, तो उसकी जो विचारधारा है वो भी साहित्य में दिखाई देगी, उस साहित्य की घटनाओं पर दिखाई देगी। इसीलिए साहित्य यहाँ पर दर्पण नहीं, यहाँ पर उसको प्रतिबिंब कहना उचित होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमने देखा कि जो दर्पण है वो संवेदना शून्य व्यवहार करता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो संवेदना शून्य नहीं होता। साहित्यकार भी एक व्यक्ति होता है और उसके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, वो भी चीज़ों को महसूस करता है। तो जिन चीज़ों को वो महसूस कर रहा है वो उन चीज़ों को भी ऐड करेगा। जैसे कि किसी साहित्यकार ने, हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किसी साहित्यकार ने सती प्रथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सती प्रथा पर एक निबंध लिखा है, सती प्रथा के बारे में कुछ भी लिखा, ठीक है। तो जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर घट रही थी, जरूरी नहीं है वो केवल वही बात लिखेगा, हो सकता है साहित्यकार का इस सती प्रथा को लेकर एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा हो, उसने कुछ और भी चीज़ें सोची हों, तो वो अपने दिमाग से उन सारी चीज़ों को भी इसमें शामिल करेगा, ठीक है, क्योंकि साहित्यकार की अपनी खुद की भी एक विचारधारा होती है। अब देखिए एक अन्य एग्जाम्पल, तुलसीदास जी द्वारा श्री राम का चित्रण भावनात्मक रूप से किया गया, क्योंकि व्यक्ति जो होता है भावनात्मक होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री राम से आध्यात्मिक के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव महसूस करता है। अतः साहित्य को दर्पण की अपेक्षा प्रतिबिंब कहना ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ पर हमने एक बात निष्कर्ष के रूप में निकल आई कि साहित्य को दर्पण की अपेक्षा प्रतिबिंब कहना ज़्यादा उचित होगा। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साहित्य को हम आखिर राजनीति से कैसे जोड़ें। अब साहित्य का राजनीति से किसी भी तरह से अगर कोई निबंध आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो साहित्य को तो आप वैसे ही समझाएंगे जैसे अभी हमने ऊपर चर्चा की है। अब इसको राजनीति से हम कैसे जोड़ेंगे, हम यहाँ पर अब बताएंगे राजनीति के बारे में। अब राजनीति को बताने के लिए सबसे पहले हमें समझाना पड़ेगा कि आखिर राजनीति क्या होती है, ठीक है। तो राजनीति अर्थात राज प्लस नीति, अर्थात राज्य का व्यवहार। अब राज्य का व्यवहार निर्भर करेगा इस बात पर कि राजा का व्यवहार कैसा है। अब राजा का व्यवहार तभी ठीक होगा जब वो राजा नैतिक रूप से कैसा है, उसका नैतिक रूप से व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति में शामिल होंगी। अब देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नैतिक व्यवहार क्या है, इसको हम जान लें। ऐसा व्यवहार जो पवित्र है, लोक कल्याणकारी अवधारणा को अपने अंदर समाहित किए हुए हो और जो सामाजिक प्रचलन में हो, जो सत्य हो, जो कल्याणकारी भावना वाला हो, ऐसे व्यवहार को हम नैतिक कहेंगे। अब जो ये राजा है, ये राजा के अंदर अगर ये सारी चीज़ें समाहित होंगी तो सीधी सी बात है उसका जो राजनीति करने का तरीका होगा वो कैसा होगा, नैतिक होगा। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो अलग गलत चीज़ों को प्राथमिकता पर रखता होगा, तो राजनीति भी वैसी ही रहेगी। तो साहित्य का राजनीति से हम इस तरह से संबंध जोड़ सकते हैं कि जो राजा है उस राजा की खुद की विचारधारा कैसी है, उसने किस तरह के साहित्य पढ़े हैं या सुने हैं, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि राजनीति उसी समाज के कल्याण के लिए होती है जिसके कल्याण की कल्पना साहित्य करता है। अब देखिए राजनीतिज्ञ कैसा होना चाहिए, राजनीतिज्ञ संस्कारवान, कल्याणकारी भावना वाला होना चाहिए। इसके लिए नैतिक मूल्यों का समावेश उसके अंदर होना चाहिए। और ये नैतिक मूल्य आएंगे कहाँ से, ये नैतिक मूल्य आएंगे साहित्य से। अब इस राजनीति वाले पॉइंट को आप जोड़कर लिखेंगे साहित्य से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक ये पॉइंट है कि सत्ता स्वयं में अंधी है, साहित्य उसका नेत्र है। तो इसको आप राजनीति से संबंधित अगर कभी भी ऐसे लिखने के लिए आता है तो वहाँ पर इसको आप जोड़ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जब भी आप साहित्य पर ऐसे लिखेंगे, आपने साहित्य लिखा, साहित्य से संबंधित ऐसे लिखा, तो आप इसके प्रभाव बताएं। इसके प्रभाव
मनुष्यों पर कैसे पड़ेंगे? मनुष्य पर कैसा प्रभाव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा? ठीक है। अगर साहित्य विचारशील होगा, इनोवेटिव बातें उसमें लिखी होंगी, आज के समय के अनुसार होगा, अद्यतन होगा, सकारात्मक होगा, नैतिक चीज़ों को धारण किए हुए होगा, तो समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर उसमें नेगेटिव चीज़ें होंगी तो समाज में भी नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी। दूसरा, आप दिखा सकते हैं पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साहित्य पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण की अच्छाइयाँ उसमें बताई गई हैं, पेड़ पौधों से हमें क्या फ़ायदा होता है। आज के समय में औद्योगिकरण इतना बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण इतना सारा बढ़ता चला जा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों के प्रति उसमें जागरूकता होगी तो पर्यावरण के लिए सकारात्मक रूप से काम करेगा। अगर ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी तो ये नकारात्मक रूप से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर कि अगर साहित्य के लिए ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप ये अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये लिखकर आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि उपर्युक्त बातों से ये स्पष्ट होता है कि कोई भी ऐसा देश जहाँ पर आदित्य नहीं है वह अंधकार होगा और साहित्य के बिना वह देश जो है मुर्दा सा दिखाई देगा। यहाँ पर साहित्य की तुलना आदित्य से की गई है, अर्थात साहित्य एक बहुत ही महत्ता अपने आप में रखता है। इतनी महत्ता होने के बाद में ये कौतूहल का विषय बन जाता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है, और आपने लिखना शुरू कर दिया। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा और तरीका भी हो सकता है प्रस्तावना को लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2017 का जब मेंस लिखने के लिए मैं गया था तो वहाँ पर जब ऐसे लिखने के लिए आया था साहित्य पर, उससे पहले मैंने कभी साहित्य का ऐसे नहीं पढ़ा, कहीं भी ऐसे लिखा नहीं था। पहली बार मैं साहित्य पर ऐसे लिख रहा था और मैं सोचने बैठ गया। तो सोचते वक्त मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई। आप भी जब भी ऐसे लिखें तो कुछ भी कहानी, कैसी भी कहानी या फिर कोटेशन, किसी भी तरह से ऐसे को शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर शुरुआत की कि 1 वर्ष पहले की बात है, मैं आया रेलवे स्टेशन लखनऊ, इस ट्रेन से उतरा और ट्रेन से उतर के बाहर रोड पर आया। रोड पर आकर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी किताबें रोड पर रखी हुई बिक रही हैं, जिसको साहित्य के नाम पर बेचा जा रहा है। उसमें से एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी जिस पे लिखा हुआ था 1 महीने में डॉक्टर बने। आखिर ये किस प्रकार की किताबें हैं, ये किस प्रकार का साहित्य है? क्या ये संभव है कि व्यक्ति 1 महीने में डॉक्टर बन सकता है? क्या ये साहित्य मनुष्य को नकारात्मक चीज़ों की ओर ले जा रहा है, अंधकार की ओर ले जा रहा है? आखिर साहित्य कैसा होना चाहिए? वहाँ पर खड़े होकर मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी और उन पुस्तकों में कुछ ऐसी पुस्तकों पर मेरी नज़र गई जिन पुस्तकों में अश्लील सामग्री भी लिखी हुई थी। फिर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि इन अश्लील सामग्रियों का आखिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तभी मेरा दिमाग घूमने लगा और मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि आखिर साहित्य है क्या? साहित्य हम किसको कहेंगे? वास्तविक साहित्य क्या है? तो चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है। इतना सब लिखने के बाद आप फिर से साहित्य लिखना वहीं से शुरू करेंगे जो हमने वहाँ पर शुरुआत में बताया था कि साहित्यकर इति साहित्य, या फिर सा प्लस हित, जो हित की अवधारणा को समाहित किए हुए है वो साहित्य है। अर्थात जहाँ पर अश्लील सामग्री लिखी हुई है या जो नकारात्मक संदेश दे रहा है उसको हम साहित्य नहीं कहेंगे। तो इस तरह से आप साहित्य पर किसी भी प्रकार का, आप पर अगर कोई ऐसे आता है साहित्य पर लिखने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपके पास में पर्याप्त कंटेंट होगा, आप साहित्य पर ऐसे लिख पाएंगे। ये PDF मैं आपको जो है ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखें जिससे कि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए पढ़ते